हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा क्लास 7th सिविक्स चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, तो इसी अच्छी बात से आज का नया चैप्टर साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं चैप्टर की नेम का क्या मीनिंग है। चैप्टर का नेम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक का मीनिंग होता है धागे से कपड़ा, क्योंकि फाइबर का क्या मीनिंग होता है, धागा। ठीक है, टू से और फैब्रिक कपड़ा। ठीक है, धागे से कपड़ा। तो शुरू करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। क्लास 6 में हमने कुछ धागों के बारे में पढ़ा था जो हमें प्लांट से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। और हाँ, आप हमेशा ये याद रखना, जैसे लाइन के बीच में जो फाइबर्स वगैरह होते हैं उनका आप धागे बोलना, कहीं उनका मीनिंग चेंज कर दो। ये नहीं होगा, जैसे कि हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, कुछ कपड़े हमें प्लांट से मिलते हैं। नहीं, पहले हमें धागा मिलता है, उसके बाद हम धागे से कपड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें कपड़ा ही बोलेंगे, क्योंकि कपड़ा हमें धागे से मिलता है, बट धागा हमें प्लांट्स या फिर एनिमल से मिलता है। और कुछ कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, यानी कि केमिकल से बनते हैं वो लेबॉर्ट्री में, तो इसीलिए। ठीक है, यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो वूल और सिल्क होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ शिप और याक। जो वूल है वो हमें उनके जो शिप और याक के बाल होते हैं उनसे मिलता है। फ्लीस का मतलब हेयर होता है, जिसे हम बाल कहते हैं हिंदी में। ठीक है, सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। और जो सिल्क होता है वो हमें सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है। यहाँ पर सिल्क मोथ का मीनिंग सिल्क वॉर्म है। ठीक है, और कोकून के बारे में हम डिटेल में आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स। क्या आपको पता है कि शिप की कौन सी बॉडी हमें फाइबर देती है, धागा देती है। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन yarn दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर्स। क्या आपको पता है कि ये धागे वूलन yarn यानी कि वूल के धागों में कैसे बदल जाते हैं, जो हम मार्केट्स में खरीदते हैं स्वेटर्स को बुनने के लिए, नीटिंग करने के लिए। यान का क्या मतलब होता है, जो हमें ऊन के, वूल के मोटे मोटे से गोले मिलते हैं, वो किस ऐसे टाइप के होते हैं, उसके ऊपर ऐसे बहुत सारी ऊन लिपटी होती है, जिसे हम इंग्लिश में वूलन यान बोलते हैं, वैसे उनको गोले बोले जाते हैं हिंदी में। ठीक है, तो नीटिंग का मतलब क्या होता है, बुनना, स्वेटर को बुनना। जो मतलब आपकी दादी नानी होती हैं वो बहुत सी दादी नानियाँ क्या करती हैं, घर पे स्वेटर्स बनाती हैं। तो आप अपनी दादी या फिर नानी से पूछ लेना, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है वो। Do you have any idea how silk fibers are made into silk which is woven into sarees? क्या आपको कोई भी आइडिया है कि जो सिल्क होता है वो सिल्क के धागे होते हैं वो सिल्क में कैसे बदल जाते हैं, जो हमें साड़ीज़ में देखने को मिलते हैं, जो साड़ीज़ में यूज़ होते हैं। इन दिस चैप्टर वी शॉल ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अब हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है चैप्टर का, डैट इज़ एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। जैसा कि हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा कि जो वूल और सिल्क होती हैं वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो अब हमें सब बताया हुआ है कि एनिमल्स कैसे उनको प्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो मतलब कि हम एनिमल से क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं, और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले इसमें हमें वूल के बारे में बताया हुआ है, तो समझते हैं कि वूल क्या है।
Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. जो वूल होता है वो हमें शिप, गोट, याक और भी बहुत सारे जानवरों से मिलता है। और ये जो वूल होता है वो हमें एनिमल्स की जो बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उनसे मिलता है। और क्या आपको पता है कि एनिमल्स के पास इतनी ज़्यादा मोटी परत क्यों होती है अपने बालों की? थिक कोट ऑफ एयर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स? मोटी परत बालों की। इस लाइन का क्या मतलब है? मोटी परत बालों की। तो जो बाल होते हैं उनके पास बहुत सारी हेयर्स होती है, एयर होती है, यानी कि बालों के अंदर एयर होती है, हवा होती है। और आपको पता है कि एयर जो है वो आग का पुअर कंडक्टर है। आग जलाने में वो बिल्कुल भी समक्ष नहीं होता। और जो इसको डिटेल में आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे, इसी बुक के चैप्टर नंबर 4 में। तो जो हेयर होते हैं वो एनिमल्स को वार्म रखते हैं, ठंडा रखती हैं। और वूल जो होता है वो उन्हीं हेयरी फाइबर से निकल के आता है। उसके बाद फर्स्ट एक्टिविटी 3.1 इसको देखते हैं। इसमें हमें क्या एक्टिविटी दी हुई है? फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दूज ऑन योर हेड. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? आप एनिमल्स की बॉडी के ऊपर हाथ फेरो और अपनी बॉडी के जो सर है, हेड है, उनके ऊपर जो बाल है उसके ऊपर हाथ फेरो। आपको क्या कोई डिफरेंस नज़र आया? क्या कोई फ़र्क नज़र आया? कौन सा बहुत ज़्यादा मतलब कि कोर्स यानी कि कोई मतलब चुभना सा है और कौन सा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है? ठीक है, आप एक बार फील करके देखना, पता चल जाएगा आपको अपने आप ही। उसके बाद like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece. First, the coarse beard hair, and the second, the fine, soft under hair close to the skin. The fine hairs provide the fibers for making wool. Some breeds of sheep possesses only under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is termed selective breeding. देखो, जैसा कि हमारे पास होता है ना कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जैसा कि हमारी या तो मम्मी या फिर पापा, उनसे हमारा कोई ना कोई फीचर ज़रूर मैच होता है। जैसे मम्मी से हमारी नोज़ मैच होती है कभी कभार, किसी की। ऐसा नहीं है हर एक बच्चे की उनके मदर से नोज़ मैच होगी, और फादर से कभी कभार आइज़ मैच होती है, कभी कभार लिप्स, कभी कभार फेस, कभी कभार हैंड, कभी कभार लेग, बहुत कुछ, हेयर्स वगैरह भी। तो ये सब मैच होते हैं। क्योंकि उनके अंदर जो हमें बर्थ देता है, उनके अंदर हमारा कोई ना कोई खून रहता है। कहते हैं ना, तुम मेरा ही खून है बेटा, है ना। कभी कभार पेरेंट्स कहते हैं ना, तुम मेरा ही खून है बेटा, तू मेरे से झूठ मत बोल, तू मेरा ही खून है, मैं तेरी नस नस जानती हूँ या जानता हूँ। तो वैसे ही उनके अंदर हमारा खून होता है, क्योंकि उन्होंने हमें बर्थ दिया है। ठीक है, तो वैसे ही शिप जो होती है उनके साथ भी ऐसा ही होता है। जब वो अपने बच्चे को बर्थ देते हैं तो उनके साथ भी कोई ना कोई फीचर या फिर कोई ना कोई करेक्टर उनसे मैच होता है, और उसी को हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जब हमें कोई ना कोई मैच हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है।
तो सेकंड है हमारा एनिमल्स डैट ईल्ड वूल, वो जानवर जो वूल देते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हाउएवर द फ्लीस ऑफ शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। बहुत सारी शिप ऐसी है जो हमें कुछ हमारी देश के कुछ पार्ट्स में मिलती है, ठीक है। जैसे कि जो शिप के बाल होते हैं वो ही सिर्फ वूल नहीं बनाते, ये ऐसे नहीं है कि शिप के सिर्फ बाल ही वूल देंगे। तो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ शिप वूल, याक। जो वूल हमें मार्केट में मिलती है वो कौन सी होती है, वो शिप वूल कहलाती है, जिसे हम याक भी बोलते हैं। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। देखो जो शिप वूल होती है वो तो मार्केट में कॉमनली मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, बट जो याक वूल होती है वो ज़्यादातर हमें तिब्बत और लद्दाख में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। Mohair is obtained from Angora goats found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. और जो मोहेर होती है, मोहेर भी एक टाइप की वूल है। मोहेर is also a wool, ठीक है। जो मोहेर होती है वो भी हमें अंगोरा गोट से मिलती है और वो ज़्यादातर हमें हाईली रीजन्स में मिलती है, हिली रीजन्स में, पहाड़ों वाली जगह पर, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये वाली वूल और ये वाले गोट्स देखने को बहुत मिलेंगे आपको। वूल इज़ ऑल्सो obtained फ्रॉम गोट हेयर। जो वूल होती है वो हमें जो गोट होती है उनके बालों से भी मिलता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। और जो बाल हमें उनके फ़र के अंदर मिलते हैं ना, कश्मीरी गोट्स के अंदर तक मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इट इज़ वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। और ये जो वूल होती है वो शॉल्स के लिए भी मिलती है, शॉल्स बनाने के लिए भी यूज़ होती है। और उन शॉल्स को क्या कहते हैं हम? पश्मीना शॉल्स। वो शॉल्स जब आप टच करोगे तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक लाइन है, तो अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ओके। यस, उसके बाद द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। लामा एंड एपेल्का फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। जो कैमल्स के बाल होते हैं, फर होते हैं, वो भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए वो भी वूल बनाने के लिए यूज़ करे जाते हैं। और जो लामा और एप्लेका है वो साउथ अमेरिका में मिलते हैं ज़्यादातर, वो भी वूल बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये जो लामा और एपेल्का है वो एक गोट है, गोट के टाइप्स है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी 3.2। अब देखते हैं ये एक्टिविटी हमें क्या कहती है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज एयर इज़ यूज्ड एज वूल। हमें कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करनी है जिनके हेयर वूल बनाने के लिए यूज़ करे जाती हैं। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक, और उनको स्क्रैप बुक में चिपकाओ, पेस्ट करो। If you are unable to get pictures, try and draw them from the ones given in this book. अगर आप पिक्चर्स लाने में या पिक्चर्स को पेस्ट करने में अनेबल हो तो आप या तो पिक्चर्स बनाओ, ऐसे ही बना लो जैसे देख कर जो आपकी बुक में दी हुई है। Find out words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other languages of our country. हमें शिप, गोट, कैमल और याक के लिए कुछ वर्ड्स ढूंढनी है हमारी लैंग्वेज में, और या फिर कोई अलग अलग लैंग्वेजेस में जो हमारी कंट्री, देश में यूज़ करी जाती है, जैसे कि इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो लैंग्वेजेस यूज़ करी जाती हैं। उसके बाद एक्टिविटी 3.3
3 ब्रोशर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। हमें इंडिया और वर्ल्ड का मैप लेना है। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। और वो जगह मार्क करो एनिमल्स की, जो एनिमल्स हमें वूल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उन प्लेसेस में एनिमल्स होते हैं और वो एनिमल्स हमें वूल प्रोवाइड करते हैं। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। अलग अलग कलर्स यूज़ करना ताकि अलग अलग लोकेशन हमें पता चले और अलग अलग ये भी पता चले कि कौन सा एनिमल कौन सी वूल देता है और कौन सी प्लेस पर। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आता है फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, धागों से वूल, ऊन। क्या आपको पता है वूल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? उसे हम कहते हैं ऊन। ऊन के गोले जिन्हें हम कहते हैं वूलन यार्न। स्वेटर नीटिंग करने में काम आता है। फ्रॉम ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रियर्ड। जो हमें वूल मिलती है, वूल देने वाला सबसे शिप जो होता है वो तो देता ही देता है, मतलब शिप तो कॉमन है जो हमें वूल देता है। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसीड इनटू वूल। और उनके जो बाल होते हैं वो कट करे जाते हैं और फिर वूल में उनको प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। अब पढ़ेंगे इस प्रोसेस के बारे में, जिस प्रोसेस का नाम है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। जब हम शिप के बालों को काटेंगे, तोड़ेंगे, तभी तो वूल बनाएंगे, क्योंकि वूल शिप के बालों से बनता है। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, you can see sheep herds taking their herds of sheep for grazing। अगर आप जम्मू कश्मीर में ट्रैवल कर रहे हो, हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल कर रहे हो, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के प्लेन्स पर ट्रैवल कर रहे हो, तो आप देखोगे कि जो शिप हर्ड्स होते हैं, शिप हर्ड्स कौन होते हैं? जो इस प्रोसेस को चलाते हैं, यानी कि जो शिप के बालों को कट करते हैं और फिर वूल बनाते हैं। तो आपको शिप हर्ड्स देखने को मिलेंगे जो कि शिप के जो बाल होंगे वो ले रहे होंगे उन, मतलब कि वूल बनाने के लिए। शिप आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। जो शिप है वो हर्बीवोरस है, आपने पढ़ा है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिप है वो क्या है? हर्बीवोरस है, जो सिर्फ मतलब जैसे प्लांट्स ग्रास, प्लांट्स, ट्री, ये सभी खाते हैं। तो जो शिप है वो हर्बीवोरस है और सिर्फ वो ग्रास और लीव्स ही खाती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शिप rears also feed them on a mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cakes, material left after taking out oil from seeds। और जो शिप होती है वो हमें मतलब कि पल्सेस का, कॉर्न का, ज्वार, ऑयल केक्स वगैरह का, इन सब का मिक्सचर भी देती है। वो वूल तो ऑब्टेन कर रही है, बट हमें ये सब चीज़ें भी दे रही है। एंड मिनरल्स इन विंटर, शिप आर केप्ट इनडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रीन एंड ड्राई फॉडर। जो सर्दियों में जो शिप होती है वो अंदर रखी जाती है ताकि उनको ठंड ना लगे, और उनके पास लीव्स रखी जाती है, ग्रेन रखे जाते हैं और ड्राई फोडर यानी कि कुछ ड्राई चीज़ें। ठीक है, शिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वूल। जो शिप होती है वो बहुत सारी हमारे देश के पार्ट्स में जानी जाती है वूल के लिए। टेबल 3.1 gives the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool। जो टेबल 3.1 है उसमें कुछ शिप के पार्ट्स दिए हुए हैं जो हमारी कंट्री में बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं वूल प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स obtained from them is also indicated in the table।
कुछ उनकी क्वालिटी और कुछ उनके अलग अलग तरीके फाइबर्स धागों के, वो भी हमें उस टेबल में दी हुई है। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities। और शिप के कुछ पार्ट्स जो हैं वो बहुत मोटी परत होती है उनके बालों की। वो क्यों होती है? ताकि हमें एक तो वूल की अच्छी क्वालिटी मिले और बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में मिले। As mentioned earlier, these sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed। जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया, पेंशन था पहले, कि जो शिप होती है वो सिलेक्टिवली ब्रीड होती है, जिसमें एक जो पेरेंट होता है, जो मतलब माता पिता होती हैं, माता या पिता, उनका कोई भी एक पार्ट शिप के बॉडी में जाएगा और उसे अच्छा बनाएगा। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool। जो शिप होती है उनके पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है बालों की, और वो हेयर्स जो है वो उतारे जाते हैं वूल के लिए। उसके बाद टॉपिक आता है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, धागों का वूल में बदल जाना। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps। जो वूल हम स्वेटर्स को भूनने में यूज़ करते हैं या फिर शॉल्स बनाने में यूज़ करते हैं, वो बहुत ही एक लंबा प्रोसेस होता है जो कि इन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, इन स्टेप्स के द्वारा किया जाता है। तो स्टेप 1 देखते हैं। The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body। जो बालों के जो शिप के बाल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतले लेयर पे होते हैं। जैसा कि ऐसा नहीं है कि लेयर नहीं, सिर्फ बहुत पतली लेयर्स होती है। मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। यस, तो उनकी बहुत ही ज़्यादा पतली लेयर होती है। तो जो उनकी पतली लेयर होती है वो उनकी बॉडी से रिमूव करी जाती है वूल के लिए। और दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड शेयरिंग, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं शेयरिंग। ये कौन सा प्रोसेस है? जब शिप के बालों को उनकी स्किन पे से रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है वूल के लिए। किसके लिए? वूल के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना। Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair। जो मशीन्स होती है ये बाल उतारने के लिए, ऐसा नहीं है कोई आदमी उनके बालों को मतलब नोचेगा और उतार लेगा और फिर वूल बना देगा, नहीं। उनके लिए एक मशीन्स आती है, तो वो मशीन्स ऐसी ही होती है जैसी बार्बर्स यूज़ करते हैं हमारे बालों की शेव करने के लिए। ठीक है, मैं आपको वो मशीन की पिक्चर दिखाती हूँ, वेट अ मिनट ओनली। सी डैट दिस इज़ द मशीन used for shearing। ओके, तो दोबारा से आते हैं हमारे टॉपिक पर। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। ज़्यादातर जो उनके बाल होते हैं ना, वो गर्म मौसम जब होता है, गर्मी का मौसम, तभी ज़्यादातर उतारे जाते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। सर्दियों में क्यों नहीं उतारे जाते? अगर उनके बाल उतार देंगे तो उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, बिकॉज़ शिप की ठंड कौन कवर करता है? उनके बाल, क्योंकि उनके बाल इतने ज़्यादा आ जाते हैं और उनको पूरा कवर कर लेते हैं कि उनको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि वो गर्मियों के मौसम में उनके बालों को उतारें। इसीलिए तो हमें सर्दियों में वूल मिलता है। जैसे कि गर्मियों में उनके बाल उतरते हैं, उनका प्रोसेस होता है, फिर वूल के हमें कपड़े बनते हैं, और फिर सर्दियों में हमारे पास कपड़े आ जाते हैं। दिस एनेबल्स शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ एयर। मैंने अभी भी बताया कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि उनके बालों के बिना जीना, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है उस टाइम। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। ठीक है, वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न। और जो वूल के धागे होते हैं वो वूल के ऊन के गोले बनाने में काम आते हैं।
Shearing does not hurt the ship just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. वो जो शिप होती है उन जब वो प्रोसेस हम करते हैं शेयरिंग का, तब ऐसा नहीं है शिप को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, नहीं, शिप को उतना दर्द नहीं होता जितना या तो जब आपके बाल काटे जाते हैं या फिर जब आपके जो फादर हैं, आपके जो पापा हैं, वो अपनी जो मूछ होती है या फिर दाढ़ी होती है उनको शेव करती हैं. डू यू नो वाई? क्या आपको पता है क्यों? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड. क्योंकि जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो डेड होती है, यानी कि मर चुकी होती है शिप्स की. ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रोज अगेंस्ट एज योर हेयर डज. और जो शिप की हेयर होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट एक तो ग्रो होते हैं और वो बहुत ज़्यादा मोटी परत से ग्रो होते हैं, बट हमारे हेयर्स ऐसे नहीं हैं. ठीक है. उसके बाद स्टेप टू का नाम से पहले हम पढ़ लेते हैं. क्या है? स्कोरिंग. फर्स्ट स्टेप 1 का क्या था? शेयरिंग. और स्टेप 2 का क्या है? स्कोरिंग. ठीक है. तो पढ़ते हैं स्टेप 2 क्या है. The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. जो बालों को हम उतारते हैं वो सबसे पहले टैंक्स में धोए जाते हैं ताकि उनके ऊपर से ग्रीस, डस्ट, डर्ट जो भी होता है वो सब रिमूव हो जाए. दिस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्कोरिंग. जब हम उनके बालों की सफाई करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कोरिंग. ठीक है. नाउ डे स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन्स. और इन मतलब अब जो स्कोरिंग होती है वो मशीन्स के द्वारा की जाती है. फिगर 3.8 बी एंड सी. देखो पहले मैं बताती हूँ, 1 मिनट. देखो पहले क्या किया जाता है? शेयरिंग अ शिप. सबसे पहले शिप को मारा जाता है और उसके बाद उसके बालों को उतारा जाता है सारे को. उसके बाद पहले क्या होता था? उनको एक टैंक में उनके सारे बालों को धोया जाता था आदमियों के द्वारा. ठीक है. और अब क्या होता है? मशीन्स. ये देखो मशीन में क्या हो रहा है? स्कोरिंग बाय मशीन्स. यानी कि मशीन्स के अंदर देखो बाल रख दिए, सारे बाल अटका दिए और सारे देखो ये अपने आप ही धुल धुल के आगे आ रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. उसके बाद स्टेप 3 जिसे हम कहते हैं सॉर्टिंग. स्टेप 1, 1 मिनट. यस. स्टेप 1 इज़ इक्वल टू शेयरिंग. जिस प्रोसेस का नाम था शेयरिंग. स्टेप 2 इज़ इक्वल टू स्कोरिंग. और स्टेप 3 इज़ इक्वल टू सॉर्टिंग. ठीक है. उसके बाद पढ़ते हैं स्टेप 3 में सॉर्टिंग का क्या मीनिंग है. आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज़ डन. और स्कोरिंग के बाद यानी कि उन सब की सफाई करने के बाद सॉर्टिंग करी जाती है. द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड. जब बाल धुल जाते हैं तो वो फैक्ट्री में भेजे जाते हैं ताकि वो अलग अलग टाइप के हेयर को अलग कर दे और सॉर्ट कर दे. यानी कि उनको मतलब कि अलग अलग कर दे, अलग अलग टाइप्स के हेयर कर दे, अलग अलग टाइप, उस टाइप के हेयर एक साइड कर दे, उस टाइप के हेयर अलग कर दे, ऐसे. उसके बाद स्टेप 4 देखते हैं. स्टेप 4 क्या है? The small fluffy fibers called burrs are picked out from the hairs. जो हमें फाइबर्स मिलते हैं बहुत स्मॉल फ्लफ़ी, यानी कि जैसे आजकल फर टाइप में नहीं आते, पिल्लो वगैरह आते हैं वैसे, तो उन्हें हम कहते हैं बर्स. उन जो स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बर्स. और वो उन्हीं के बालों से लिए जाते हैं. These are the same birds which sometimes appear on your sweaters.
और वो वही बर्ड्स होते हैं जो कभी कभार आपके स्वेटर्स पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आजकल जो महंगी महंगी स्वेटर्स आती है उनके ऊपर बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बर्ड्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट फर होते हैं। द फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड, और जो वो धागे होते हैं वो फिर से स्कॉर्ड करे जाते हैं, अच्छे से मतलब अलग करे जाते हैं, साफ़ किए जाते हैं और सुखाए जाते हैं। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स, और फिर जो वो वूल है वो रेडी है धागों में बदलने के लिए। Step 5. The fibers can be dyed in various colors as the natural fleece of sheep and goats is black, brown or white. जो धागे होते हैं वो बहुत सारे कलर्स में बदल सकते हैं, जैसा कि जो शिप के नेचुरल बाल होते हैं वो, और शिप और गोट के जो नेचुरल बाल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। ठीक है। उसके बाद स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेन्ड, कॉम्ड आर एंड रोल्ड इनटू यार्न। जो फाइबर्स होते हैं वो सबसे पहले कॉम्ब कर जाते हैं ताकि वो सीधे हो जाए, और उसके बाद वो यार्न में रोल किए जाते हैं, गोलों में रोल किए जाते हैं, और फिर वो गोले ऐसे दिखने लग जाते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। यस, दिस इज़ द वूलन यार्न यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर्स। ठीक है, ये होती है वूलन यार्न, यानी कि वूल के छोटे छोटे बड़े बड़े गोले। और ये जो डंडी टाइप में हमें दी हुई है, ये जो यूज़ होती है वो होती है वूल को नीट करने के लिए, यानी कि वूल के अंदर ही घुसाई जाती है, उसके बाद स्वेटर बनती है। ऐसा आसानी का कोई प्रोसेस नहीं होता कि बस मतलब हमारे पास गोले हैं वूल के गोले हैं, डंडी है, उसके अंदर घुसाओ स्वेटर बन गई। नहीं, उसके शेप देना, उसका साइज़ देना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। Okay, so come back to our topic. Okay, the longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. जो बड़े बड़े धागे होते हैं वो हमें स्वेटर्स बनाने के लिए यूज़ करे जाते हैं, वूल में बदल जाते हैं स्वेटर्स के लिए, और जो छोटे छोटे धागे होते हैं उनको स्पन यानी कि मरोड़ा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, और वो वूलन क्लॉथ में फिर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर, द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क। आपकी मम्मी के पास, आपकी आंटी के पास और आपकी दादी जी के पास बहुत सारी सिल्क, अलग अलग सिल्क साड़ीज़ होंगी, और उन सिल्क्स के बारे में लिस्ट लिखो, लिस्ट बनाओ। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. जब हम सिल्क बनाने का प्रोसेस पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो ये तो बहुत मतलब ये तो है ही है कि तो निश्चित है ही है कि जब हम सिल्क मोथ की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वही अब हमारा टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। ठीक है। The female silk moth lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms. जो मतलब फीमेल होती है, सिल्क मोथ फीमेल होती है, वो एग्स के ऊपर एग्स लेती है और फिर वो एक लार्वा लेती है, लार्वा निकालती है, जिसे हम कहते हैं कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स, जिसे हम कैटरपिलर्स भी कह सकते हैं और सिल्क वॉर्म्स। ठीक है। They grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, वो अलग अलग साइज़ में ग्रो होती हैं, और उसके बाद जब जो कैटरपिलर होता है वो अलग स्टेज में एंटर करने के लिए रेडी हो जाता है उसकी लाइफ हिस्ट्री के लिए, तो उसे बोलते हैं हम प्यूपा। दिस इज़ कॉल्ड प्यूपा। इसका मजाक मत उड़ाना, पूपा मत बोलना, प्यूपा है। और ये एक टाइप का एक मतलब कि जैसे सिल्क वॉर्म था वैसे ही एक प्यूपा है ये भी। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ। सबसे पहले ये खुद को होल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है इनका। Then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8.
During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. ओके इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं जब उसके अंदर जो फाइबर होता है वो घुस जाता है, जैसा कि फिगर 8 में हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारा एक्टिविटी 3.4 और सिल्क, ये दोनों ही प्रोसेस रहती हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और पहले ये दोनों पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से करेंगे सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली से। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि चैप्टर कंप्लीट कर दें, और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर बनाऊं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ऑन कर देना। ठीक है, सो बाय बाय।